नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12th जियोग्राफी लेसन 6 वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट पार्ट 4 विश्व मानव अधिवास भाग 4 में नगरीय अधिवास का अध्ययन करेंगे। इसी अध्याय के भाग 3 में हमने अब तक निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया था: मानव अधिवास का अभिप्राय, अधिवासों का उपयोग, मानव अधिवासों की उत्पत्ति, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप और ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख समस्याएं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भाग 3 अवश्य देखें। आज इस भाग में हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे: नगरीय अधिवास से अभिप्राय, नगरीय अधिवासों की प्रमुख विशेषताएं, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, नगरीय अधिवासों के प्रमुख प्रकार और नगरीय अधिवासों की समस्याएं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले देखते हैं नगरीय अधिवासों से अभिप्राय। नगरीय अधिवास कहते किसे हैं? किसी स्थान विशेष पर पहले से निश्चित जनसंख्या से अधिक जनसंख्या होने पर तथा उस जनसंख्या के एक निश्चित भाग द्वारा गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होने पर उस स्थान विशेष की जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है तथा उस स्थान पर निर्मित आवासों को नगरीय अधिवास कहते हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक स्थान के लिए, अलग अलग देशों में प्रत्येक स्थान के लिए एक जनसंख्या की निश्चित माप तय कर रखी है। उस निश्चित माप से, उस निश्चित जनसंख्या से अगर जनसंख्या उस स्थान की अधिक हो जाती है और वहाँ रहने वाले निवासी प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कृषि है और कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय है, उनको छोड़कर अन्य क्रियाकलाप द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलाप करते हैं, तो उस स्थान की जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या और उस स्थान के अधिवासों को नगरीय अधिवास कहते हैं। आगे चलते हैं। नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था। नगरीय अधिवासों, नगरों में निवास करने के लिए लोगों को कोई ना कोई कार्य करना आवश्यक होता है और नगरों में जो जनसंख्या निवास करती है और जो अपने जीविकापार्जन के लिए जो भी कार्य करते हैं, वह सभी कार्य नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। नगरीय अधिवासों की प्रमुख अर्थव्यवस्था के आधार बिंदु निम्न प्रकार है। सबसे पहले निर्माण उद्योग। नगरों में विस्तृत आकार और वृहद आकार में निर्माण उद्योगों का संचालन होता है, जैसे भवन निर्माण है, वस्तु निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इन सभी में वहाँ के निवासी रोजगार प्राप्त करते हैं। उसके अलावा परिवहन के बहुत ही प्रकार के साधन नगरों में उपलब्ध होते हैं। रेल परिवहन, बस परिवहन, कार, टैक्सी, बंदरगाह, पोत, इन सभी के माध्यम से वहाँ के लोग जीविकापार्जन करते हैं। इसके साथ ही अगला आधार है वाणिज्य। वाणिज्य में वस्तु सेवा है, एक दूसरे प्रकार का व्यापार है, वस्तुओं को बेचना, वस्तुओं का लेन देन करना, उसके माध्यम से वहाँ के लोग अपनी जीविकापार्जन करते हैं। इसी के साथ नगरों में संचार सुविधाओं के माध्यम से भी लोग अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं। संचार के साथ साथ ही नगरों में शिक्षा भी एक प्रमुख व्यवसाय बन चुका है और नगरों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। शिक्षा के साथ नगरों में उच्च स्तरीय चिकित्सा जैसे अस्पताल है, मेडिकल स्टोर्स है और भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है। उनके माध्यम से भी नगरों की अर्थव्यवस्था संचालित की जाती है। इसी के साथ नगरों में न्याय के सभी प्रारूप उपलब्ध होते हैं, जैसे कोर्ट है, वकील है और उनसे जुड़ी हुई कंसल्टेंसी सुविधाएं हैं। उन सभी सुविधाओं के माध्यम से वह अपना जीविकापार्जन करते हैं और इन आधारभूतों के साथ ही प्रशासन जैसे द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक व्यवसायों पर
नगरों की अर्थव्यवस्था पूर्णतया निर्भर करती है। आगे चलते हैं और देखते हैं नगरीय अधिवासों की प्रमुख विशेषताएं। सबसे प्रमुख और पहली विशेषता है उच्च जनसंख्या घनत्व। नगरों में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक पाया जाता है। थोड़ी सी भूमि पर जनसंख्या की अधिकता, इसके कारण जनसंख्या पर दबाव। तो उच्च जनसंख्या घनत्व नगरों की एक प्रमुख विशेषता है। उसी के साथ दूसरी विशेषता है त्वरित गतिशीलता। नगरीय आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से और बेहिचक पहुंच जाती है। वह अपने स्थानांतरण के बारे में ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करती। तीसरी विशेषता है नगरों में पक्की सड़कें और अधिकांश पक्के मकान उपलब्ध होते हैं। चौथी प्रमुख विशेषता है रोजगार की उपलब्धता। नगरों में अर्थव्यवस्था में बहुत सारे निर्माण उद्योग, फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने स्थापित होते हैं। इस कारण वहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं और इसी कारण वहाँ पर रोजगार की भरपूर उपलब्धता पाई जाती है। पांचवी विशेषता है यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन। नगरों में सरकारी यातायात के साधन भी बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। उसी के साथ वहाँ की जो जनसंख्या है वह जनसंख्या अपने पर्सनल साधनों के माध्यम से भी यातायात सुगम करते हैं। नगरीय अधिवासों की छठी विशेषता है उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा। नगरों में शिक्षा के लिए बड़े बड़े स्कूल कॉलेज उपलब्ध होते हैं और चिकित्सा के लिए बहुत ही सुविधाओं युक्त अस्पताल उपलब्ध होते हैं। तो नगरों में उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा सुविधा आसानी से प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ सातवीं विशेषता है जटिल श्रम विभाजन। नगरों में श्रम विभाजन बहुत ही जटिल कार्य है। आठवीं प्रमुख विशेषता है सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव। नगरों में लोगों का जीवन इतना व्यस्त होता है कि उनको एक दूसरे के जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए उनमें आपसी सामाजिक स्वभाव, आपसी सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव देखने को मिलता है। इसी के साथ वहाँ पर तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर भी देखने को मिलता है। एक तरफ अमीर लोग ऊंचे ऊंचे और आलीशान मकानों में निवास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करते हैं। 10वीं और अंतिम विशेषता है 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। अर्थात नगरों में कृषि कार्य या कृषि से जुड़ा हुआ कार्य कम मात्रा में किया जाता है। आगे देखते हैं नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करने का सबसे पहला और प्रमुख आधार है जनसंख्या का आकार। एक निश्चित जनसंख्या तय की हुई होती है, उसी के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा प्रमुख आधार है मानव व्यवसाय। वहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है, उसी के आधार पर नगरों का वर्गीकरण तय किया जाता है। तीसरा प्रकार है उस क्षेत्र का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है। प्रशासनिक ढांचे के आधार पर भी नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। और चौथा और अंतिम बिंदु आवश्यक दशाएं। अब इन्हीं सभी बिंदुओं का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या का आकार। अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या को प्रमुख आधार माना जाता है। विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए किसी स्थान की जनसंख्या की एक न्यूनतम सीमा भी तय की हुई होती है और यह न्यूनतम सीमा प्रत्येक क्षेत्र में
अलग अलग होती है। जैसे विश्व के कुछ देश डेनमार्क, स्वीडन एवं फिनलैंड में यह सीमा 250 व्यक्ति तय की गई है। उसी के साथ आइसलैंड में यह जनसंख्या 300, कनाडा वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति, कोलंबिया में 1500 व्यक्ति, पुर्तगाल एवं अर्जेंटीना में 2000 व्यक्ति, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में किसी क्षेत्र में कम से कम 2500 और जापान में 3000 व्यक्ति अगर निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को नगर घोषित किया जाता है। भारत में यह सीमा नगरीय बस्ती बनने के लिए 5000 व्यक्ति तय की गई है। इसी के साथ भारत में एक शर्त और तय की गई है कि वहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष में 5000 व्यक्ति या उससे अधिक होने के साथ साथ उस क्षेत्र का जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना आवश्यक है। दूसरा प्रमुख वर्गीकरण का जो आधार है वह है व्यावसायिक संरचना। उसके बारे में बात करते हैं। नगरीय बस्तियों के लिए दूसरा आधार व्यावसायिक संरचना को माना जाता है। जैसे कुछ देशों में 50% या उससे अधिक की जनसंख्या जब गैर प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि के अलावा जो कार्य होते हैं उन्हें गैर प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। तो 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होनी आवश्यक है, जबकि भारत में यह मापदंड 75% जनसंख्या तय किया गया है। तीसरा वर्गीकरण का प्रमुख आधार प्रशासन। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में सम्मिलित करने के लिए उस क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को भी मापदंड के रूप में माना जाता है या तय किया गया है। जैसे भारत में किसी नगर में अगर नगरपालिका, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति बन जाती है तो उसे नगरीय बस्ती माना जाता है। ब्राज़ील और बोलिविया में जनसंख्या के आकार को अहमियत ना देकर जनसंख्या के आकार के स्थान पर वहाँ के प्रशासकीय केंद्र को ही नगरीय केंद्र माना जाता है। नगरों के वर्गीकरण का चौथा आधार है आवश्यक दशाएं। आवश्यक दशाओं में विश्व में नगरीय केंद्रों की गणना उन नगरों में संपादित होने वाली कुछ कार्यों के आधार पर भी की जाती है। जैसे किसी स्थान विशेष पर अवकाश के समय लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, अर्थात वहाँ पर पर्यटन स्थल की व्यवस्था है, अथवा उस क्षेत्र में कोई औद्योगिक नगर स्थापित है, अथवा वह कोई समुद्री पतन नगर है तो उसे नगर की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। नगरीय अधिवासों के प्रमुख प्रकार। नगरीय अधिवास अपने आकार और उपलब्ध सुविधाओं एवं वहाँ पर संपादित किए जाने वाले कार्यों के एवं जनसंख्या के आधार पर कई नामों से जाने जाते हैं। सबसे पहले जानते हम नगर किसी भी स्थान को नगर बनने के लिए वहाँ पर कम से कम 1 लाख किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या होनी आवश्यक है और इसी के साथ वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होनी आवश्यक है। जैसे भारत में राजस्थान का बीकानेर नगर। नगरों की दूसरी श्रेणी है महानगर या मेट्रो सिटी। किसी भी स्थान को मेट्रो सिटी बनने के लिए आवश्यक दशा है कि वहाँ पर कम से कम 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करनी आवश्यक है, अर्थात 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को हम
महानगर या मेट्रो सिटी कह सकते हैं। ये मेट्रो सिटी या महानगर औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते हैं। जैसे भारत में प्रमुख महानगर जयपुर, जोधपुर और कोटा मेट्रो सिटीज़ के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें मेट्रो सिटी या महानगर भी कह सकते हैं। नगरीय अधिवासों के का तीसरा प्रकार है सन्नगर। सन्नगर शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से जब एक विशाल नगर या क्षेत्र में बदल जाते हैं तो इन्हें हम सन्नगर के नाम से जानते हैं। उदाहरण स्वरूप ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जबकि भारत में ग्वालियर, लश्कर मुरार, दिल्ली गुड़गांव तथा दिल्ली नोएडा सन्नगर के प्रमुख उदाहरण है। नगरों के चौथे प्रकार में देखते हैं वृहत नगर, जिसे अंग्रेजी में मेगालोपोलिस भी कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन ने किया था। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। इन नगरों को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं और वह नगर है विश्वनगरी। विश्वनगरी, वृहत नगरी या मेगालोपोलिस एक ही बात है। इसके उदाहरण हैं ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई आदि। अब हम जानते हैं नगरीय अधिवासों की समस्याएं। नगरों में जीवन इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर रहने वाले निवासियों को या वहाँ नगरों में कई प्रकार की समस्याएं भी होती है, तो उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं। नगरीय अधिवासों की समस्याएं। सबसे पहली समस्या होती है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। कृषि क्षेत्रों में समय के साथ मशीनीकरण होने लगा है और शिक्षा का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी पाई जाती है और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की युवा शक्ति रोजगार की तलाश के लिए नगरों में पहुंच जाती है और अंततः वहीं पर बस जाती है। इस कारण नगरों का धीरे धीरे आकार और नगरों का जो जनसंख्या घनत्व है वह तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिस कारण नगरीय क्षेत्र में जो भी भूमि उपलब्ध है उस भूमि की कीमतें दिन रात बढ़ती रहती है और बढ़ी हुई कीमतों के कारण लोगों को छोटे छोटे आवासों में रहना पड़ता है। बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण यातायात के साधन भी बढ़ेंगे। यातायात के साधन जब बढ़ेंगे तो वहाँ पर दुर्घटनाओं का अनुपात भी धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरी प्रमुख समस्या है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। नगरीय क्षेत्रों में बढ़ी हुई जनसंख्या और बढ़े हुए जनघनत्व के कारण आवासीय भवनों की कमी से गंदी बस्तियों का जन्म हो जाता है, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस कारण महानगरों में स्वच्छ वायु, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश आदि मूलभूत सुविधाओं की भी कमी होने लग जाती है और धीरे धीरे गंदी बस्तियों का आकार बढ़ता जा रहा है। मुंबई में आज लगभग 10% लोग गंदी बस्तियों में निवास करने के लिए विवश है और वहाँ पर उपलब्ध जनसंख्या का लगभग 60% लोग आज भी सड़कों पर रात गुजारकर अपना जीवन यापन करते हैं। नगरों की तीसरी प्रमुख समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। नगरीकरण के कारण नगरों में अनेक प्रकार की पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं
निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि नगरों में उद्योग, कल कारखानों से और वहाँ पर संचालित वाहनों से निकलता हुआ धुआं अपने आसपास के वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है और उस प्रदूषण के कारण हृदय, श्वसन, नाड़ी तंत्र तथा मानसिक स्वास्थ्य और त्वचा से संबंधित कई प्रकार के रोगों में वहाँ वृद्धि हो रही है। चौथी समस्या है, वहाँ पर मौजूद जनसंख्या को उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य चुकाना पड़ता है। नगरों में दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे दूध है, घी है, फल है, सब्जियां है आदि नगरों के आसपास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर आने पड़ते हैं। तो इन आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से ये वस्तुएं परिवहन के साधनों के माध्यम से आती है, तो इस कारण परिवहन व्यय, दलाली और मुनाफाखोरी के कारण ये मूलभूत आवश्यक वस्तुएं उच्च दामों में यहाँ पर उपलब्ध होती है। इन लोगों को इन वस्तुओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। पांचवी समस्या है खाद्य पदार्थों में मिलावट। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध और ताज़ा भोजन उपलब्ध होता है, सब साग सब्जी है ताज़ा मिल जाती है, लेकिन नगरों में यह एक प्रकार की समस्या है। नगरों में व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए इन्हीं खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं और मिलावटी भोजन के कारण वहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छठी और महत्वपूर्ण समस्या है अपराधों का बढ़ता स्तर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में ग्रामीण जनसंख्या शहरों में पहुंच तो जाती है, लेकिन शहरों में भी बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण और लिंगानुपात के कारण पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पाती है और पर्याप्त मजदूरी और बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप यही ग्रामीण जनसंख्या या मजबूर जनसंख्या नगरों में अपहरण, दुष्कर्म, चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त हो जाते हैं और नगरों में अपराध का पैमाना बढ़ जाता है। सातवीं प्रमुख समस्या है तीव्र सामाजिक और आर्थिक विषमता तथा सामाजिक असहयोग। नगरों में मकानों और संसाधनों की उपलब्धता में गहन विषमता होने के कारण तथा वहाँ के निवासियों के व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होने के कारण उस क्षेत्र में सामाजिक सहयोग का अत्यधिक अभाव पाया जाता है। महानगरों में एक तरफ हम देखते हैं गगनचुंबी और विशाल इमारतें, तो दूसरी तरफ फुटपाथ पर खुले आसमान में रहने वाले सामान्य लोग जो खुले आसमान में जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। नगरीय अधिवासियों की आठवीं और अंतिम समस्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। अब आप लोग सोच रहे होंगे नगरों में तो स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा बहुत ही अच्छी पाई जाती है। हाँ, ये सही है, नगरों में उच्च किस्म के अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, लेकिन वह निजी क्षेत्र में है और निजी क्षेत्र तक आम गरीब व्यक्ति की पहुंच नहीं हो पाती। तो देखते हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण बढ़ता है और उस बढ़े हुए प्रदूषण से नागरिक कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जा सकते हैं। अब नगरों में जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में सरकारी चिकित्सा और चिकित्सालयों की कमी पाई जाती है। निजी चिकित्सा सेवा काफ़ी महंगी होने के कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है और इससे व्यक्तियों को, वहां पर निवास करने वाली जनसंख्या को समय पर और पूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। इस कारण कई बार वहां के साधारण जनसंख्या को अपनी जान देकर उस चिकित्सा सुविधा की कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो बच्चों, आज के इस भाग में बस इतना ही।
अध्याय के भाग 5 जो इस अध्याय का फाइनल पार्ट होगा, उसमें हम आगे का अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी लेसन के भाग 5 जो इसका फाइनल पार्ट है, विश्व मानव अधिवास, वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट